हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हम साइंस की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। साइंस की क्लास चल रही है, उसमें आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें आज हम खनिज पदार्थ पढ़ेंगे, मिनरल्स। और मैं सुधीर मोतला। आइए शुरू करते हैं हमारे साथ साइंस की क्लास। देखो, हमने इसमें मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे आज, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रोटीन, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ लिए हैं। और हमने वाइटामिन भी देखा कि वाइटामिन की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी में और क्यों उनका इतना योगदान है। तो हमने देखा कि वाइटामिन की कमी के अगर वाइटामिन की कमी होती है बॉडी में तो आपके कार्बोहाइड्रेट का या न्यूट्रिशन का जो पाचन होता है उसमें समस्या होती है। उसके साथ साथ और भी कई सारे रोग हैं जो वाइटामिन की कमी से आ जाते हैं। और वाइटामिन की कमी होने से बॉडी क्या होती है, डेफिशिएंसी फील करने लगती है और ज़्यादा निम्बनेस की समस्या आने लगती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और कई प्रकार के रोग हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं विटामिन की कमी से। कहने का मतलब सीधा ये है कि आप न्यूट्रिशन ले लीजिए, लेकिन बिना विटामिन के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में वर्क ही नहीं करेगा। अर्थात न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में जाने के लिए और वहाँ पे वर्क करने के लिए, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में शामिल होने के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के क्रम में आगे मिनरल्स पढ़ते हैं कि मिनरल्स किन्हें कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए, खनिज पदार्थ भी कह सकते हैं आप इन्हें, या खनिज कह सकते हैं। तो मिनरल्स, अच्छा, जो आपके मिनरल्स हैं सबके लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो सभी जीवों के लिए, चाहे वो जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सबके लिए खनिजों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही विटामिन की भी सबके लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए खनिज, इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी पर और खाद्य पदार्थों में वे तत्व हैं। अर्थात खनिज कैसे तत्व हैं खाद्य पदार्थों में पृथ्वी पर, जिनकी हमारे शरीर को सामान्य रूप से विकसित होने यानी कि डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए और कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। कार्य का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, अर्थात जो हमारा उपापचय सिस्टम है उसके लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज़ों में कैल्शियम जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, लोहा जिसे Fe बोलते हैं, जस्ता, आयोडीन, क्रोमियम, तांबा, फ्लोराइड और मोलिब्डेनम, मैग्नीज और आपका सेलेनियम। इतने तत्व बॉडी में पाए जाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए, जो मानव बॉडी है आपकी, जो मानव शरीर है, मानव शरीर कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए आप, जो आपके एनिमल्स होते हैं वो 29 तत्वों से मिलकर बनता है। 29 तत्वों का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में कितने खनिज मिलते हैं, 29। अर्थात हमारी बॉडी में 29 तत्व पाए जाते हैं जो खनिज के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। और ये सारे के सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, इनऑर्गेनिक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब क्या है, आपका जो उपापचय सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं, 29। ठीक है, खनिज कितने हैं, 29। और ये क्या सभी कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और ये सभी कैटलिस्ट यानी प्रेरक का काम करते हैं। हमारी बॉडी में ये कैसा काम करते हैं, प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो खनिज की क्या उपयोगिता है, इनकी क्या ज़रूरत है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर से समझ लीजिए छोटा सा, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब है आपकी बॉडी में जो उपापचय प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रेरक का, कैटलिस्ट का काम करते हैं। अर्थात मिनरल्स के बिना आपकी बॉडी में जो प्रक्रिया है आपके हेल्थ के डेवलपमेंट की, उसके प्रसार की और उसमें किसकी, मेटाबॉलिक सिस्टम की, खनिज के बगैर वो चालू नहीं होती और ना ही वो उसके बगैर संपादित हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं आपके। देखो, जैसे कैल्शियम है, क्या है, पहला हमने देखा कैल्शियम के बारे में देखेंगे। कैल्शियम क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब मैंने कल आपको विटामिन डी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि विटामिन डी किसके रूप में मिलता है, विटामिन D3 के रूप में मिलता है। और D3 की उपस्थिति से आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करते हैं।
अर्थात अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी नहीं कर पाएगी। आप फिर चाहे कितना भी कैल्शियम की टैबलेट खाइए, चाहे कितना ही कैल्शियम रिच फूड खाइए, फिर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो डी की उपस्थिति हमने विटामिन में पढ़ ली। अब देखिए कैल्शियम क्या है, ये ज़रूरत क्या होता है। कैल्शियम एक खनिज है, बिल्कुल, ये तो आपने जब खनिजों में पढ़ रहे हैं तो खनिज ही होगा। कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। लगभग सारा कैल्शियम हड्डियों में और दांतों में जमा होता है। भाई दांत भी एक प्रकार की हड्डी ही होता है, ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी संरचना अलग है। वो यूज होता है आपको खाने को, डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक, तो सारा कैल्शियम कहाँ जमा होता है, हड्डियों में और दांतों में, ताकि उन्हें मजबूत बनाए रखे और उन्हें बनाने में मदद कर सके। ठीक है, आपके शरीर की मांसपेशी और रक्त वाहिकाओं को देखो, जो मांसपेशी है, मांसपेशी का मतलब है मसल है, जो आपकी मसल है, और रक्त वाहिका वेन्स कहते हैं जिन्हें, वेन्स या आर्टरी, वेन्स या आर्टरी, आपकी बॉडी में वेन्स या आर्टरी या मसल्स को सिकुड़ने में और फैलने में मदद करता है। क्या करता है, उन्हें सिकुड़ने में और फैलने में मदद करता है। अर्थात कैल्शियम की उपस्थिति में अच्छे से सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं। वेन्स जो होती हैं आपकी, आर्टरी जो होती हैं। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संदेश भेजने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र का मतलब है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, आपका ब्रेन में। और ये ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको न्यूरॉन से मैसेज भेजता है। मैंने कल भी बताया था आपको, यानी पहली क्लास में भी बताया था कि जैसे बॉडी में ऐसे टच हुई कोई बात, तो टच होने के बाद आपको कहाँ पता लगा, ब्रेन में, कि कोई बाहरी सब्सटेंस टच हुआ है बॉडी से। अब आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, ये सिग्नल फिर से जाएगा, कहाँ जाएगा, उसी अंग के पास में जहाँ बाहरी पार्टिकल टच हुआ है। तो ये सिग्नल भेजने का, लाने का, इसमें जो हेल्प करता है वो आपका कैल्शियम भी हेल्पिंग नेचर का काम करता है। अर्थात ऐसा नहीं कि केवल कैल्शियम की वजह से ऐसा होता है, मतलब कैल्शियम उसमें आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने से, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन बना के तथ्यों पर विचार कीजिए, तो इन तथ्यों पर विचार करने में आपको चार ऑप्शन देगा। देखो कैसे देगा, जैसे वो कहेगा कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जैसे नंबर 1, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा कि मांसपेशी और रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा लिख सकता है कि कैल्शियम का तंत्रिका तंत्र में कोई भी उपयोग नहीं होता। तो हो सकता है आपने कैल्शियम के बारे में हड्डियों के लिए, दांतों के लिए पढ़ा हो, लेकिन इसका एक बिल्कुल माइन्यूट सा यूज भी होता है कहाँ, आपके नर्वस सिस्टम में। तो ये बातें पता होनी चाहिए। अर्थात कैल्शियम का कहाँ पे भी यूज होता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल हट के पूछ लिए जाते हैं। यानी कि कोई तत्व है, जैसे मिनरल्स है, खनिज है, तो उससे संबंधित कोई ऐसा फैक्ट रख देंगे जो उससे संबंधित तो होगा, लेकिन सामान्य परिस्थिति में आप उसे नहीं पढ़ते होंगे और ना ही उसके बारे में जानते होंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए, इसलिए मैं ये फैक्ट निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। और देख लेना पीसीएस के एग्जाम के लिए और यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस का पेपर होगा, आपको उससे बाहर नहीं पूछेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब उसके बारे में अलग से सीखेंगे। आगे देखिए, कैल्शियम का उपयोग हार्मोन और एंजाइमों को जारी करने में, जो आपके कैल्शियम होता है वो आपके हार्मोन और एंजाइमों को जारी करने में मदद करता है, मदद करने के लिए भी किया जाता है। अर्थात जो मानव शरीर में लगभग हर कार्य को प्रभावित करते हैं। आपकी बॉडी में जो एंजाइम निकलते हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोन निकलते हैं, सिग्नल सिस्टम का काम करते हैं, एक्टिव करते हैं आपके ऑर्गन्स को, और आपके अंदर फीलिंग्स लाते हैं, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सब काम कौन करता है, हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, तो उसमें भी कैल्शियम की उपयोगिता है बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, तीसरा, हड्डी, आपको पता ही है हड्डी का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम से भरा होता है। ठीक है, दांत आदि को मजबूत करता है। ये सामान्य सी बात है, सभी पढ़ते हैं, पहली क्लास से लेकर और सब पढ़ाया जाता है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसकी जरूरत है, कैल्शियम की। लेकिन किसकी उपस्थिति में, विटामिन D3 की। ठीक है, तो कैल्शियम हो गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए आयोडीन।
ये है आपका आयोडीन। जो आपका नेक्स्ट खनिज पदार्थ है इसका नाम है आयोडीन। देखिए इसका यूज़ क्या है। आयोडीन कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला एक खनिज है। कुछ का मतलब सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। ठीक है। आपके शरीर को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जहां भी आयोडीन आ जाए वहां याद रखना कि थायराइड की बात जरूर होगी। कौन सा हार्मोन? थायराइड। कौन सा हार्मोन? थायराइड बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह हार्मोन आपके शरीर के चयापचय या उपापचय, एक ही बात है, और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नियंत्रित करेगा ही करेगा। देखो चाहे वाइटामिन्स हो चाहे कोई मिनरल्स हो जो बॉडी में पाया जाता है वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे हर स्लाइड में चाहे वाइटामिन्स की हो चाहे वो मिनरल्स की हो, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के रेगुलेटर का काम वो जरूर करेगा। क्योंकि मैंने पहली ही स्लाइड में ये बता दिया था आपको कि ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लेनी चाहिए कि हर मिनरल्स जो बॉडी में पाया जाता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में जरूर योगदान देगा ही देगा। ठीक है। अब देखिए इसका कितना अच्छा एक और इसका योगदान है। ये गर्भावस्था और शैशवावस्था के दौरान हड्डियों और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था का मतलब है जब चाइल्ड माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है या शैशवावस्था में होता है, उस समय कैल्शियम की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की और आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। आयरन की किस लिए? आयरन की इसलिए कि बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे, प्रॉपर एनर्जी बनी रहे। और कैल्शियम की किस लिए? जिससे जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके मस्तिष्क और उसकी हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। हड्डियों ही नहीं बल्कि किसके लिए भी? मस्तिष्क के विकास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए आयोडीन। अब देखिए आयरन, आयरन और कोबाल्ट। ठीक है। तो देखिए जो आयरन है इसे कहते हैं हीम। हीम। ठीक। अब देखिए लोहा एक खनिज है, बिल्कुल। इसे कुछ खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, बिल्कुल। यह आहार अनुपूरक के रूप में उपलब्ध है। आहार अनुपूरक का मतलब है ये डाइट, यानी कि डाइट के रूप में लिया जाता है। इसे कहते हैं आहार अनुपूरक, यानी कि डाइट के साथ चलता है ये। ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा है। हीमोग्लोबिन, देखो आपने ये पढ़ा होगा जब रक्त पढ़ते हैं तो उसमें एच भी लिखा रहता है। तो ये हीमोग्लोबिन, इसका मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीम किसको, ये एच जो है किसको नोटिफाई करता है? हीम को। और हीम का मतलब क्या है? लोहा। और लोहे का मतलब आयरन। अर्थात आयरन क्या है? हीम है। हीम किससे संबंधित है? लोहे से। ठीक है। और ये बी क्या है? एच बी, ये एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। अभी जो हीमो है ये क्या करता है? ये जो ग्लोबिन है ये हीमो जो है ग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ग्लोबुलिन के साथ जुड़ता है। तो जब ग्लोबुलिन के साथ जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? एचबी कहते हैं इसे, एचबी। तो एचबी क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एचबी का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है ऑक्सीजन का। देखो मैं एक छोटा सा आपको चार्ट बना के दिखाता हूं यहीं पे, कैसे ये हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये है आपके लंग्स। जैसे मान लेता हूं ये लंग्स है आपका, एक लंग्स ये हो गया आपका और एक लंग्स ये हो गया आपका। ठीक है। ये इस तरीके से लंग्स यानी कि फेफड़े, इनको मैं ऐसे लिखता हूं एल और एल, ये लंग्स हो गए आपके। ठीक। तो ये है आपकी ब्लड वेन्स आती हैं, ये ऐसे और ये ऐसे जाती है। इसको अभी ऐसे ही समझिए सिंपल वे में, जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा तब और थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। ये है आपके लंग्स और देखिए ये है आपका ब्लड आ रहा है यहाँ, ब्लड।
तो ब्लड, आपके जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से एयर आती है, एयर, फेफड़ों में क्या होती है, एयर, हवा, तो हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन प्रेशर को मेंटेन करती है और ऑक्सीजन क्या क्या काम करती है, ऑक्सीजन का जलाने का काम करते हैं, किसको, हाइड्रोजन को। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये हाइड्रोजन कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है आपकी ग्लूकोज से। अभी तो बताता हूँ आपको, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको मैं जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब। अभी इतना ही समझिए कि एयर आएगी तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, O2, O2। तो यहाँ से जो आपकी वेन्स और आर्टरी हैं, तो हार्ट से एक आता है जिसे कहते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। अशुद्ध का मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और शुद्ध का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अशुद्ध आया, जैसे इसका ये इस तरफ से इसका ये जाने का है, तो अशुद्ध आया, अशुद्ध, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को उठा लेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन को उठा लेगा ये, और आगे ये ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है, HbO2, यानी कि ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल उठाएगा यहाँ से और इसको अपने साथ लेके चल देगा। O2 का मतलब ऑक्सीजन, इसे ऐसे समझिए आप, ऑक्सीजन। और फिर कहाँ ले जाएगा इसको, आपकी जितनी बॉडी में सेल है सबके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में कौन बैठा है, हाइड्रोजन बैठा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अर्थात ऑक्सीजन माचिस है और हाइड्रोजन ईंधन है। बिल्कुल ऐसे समझिए, दुनिया में सबसे अच्छा हाइड्रोजन, सॉरी दुनिया में सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन काफ़ी एनर्जी देती है, इसलिए प्रकृति में सबसे अच्छे ईंधन के रूप में कौन उपलब्ध है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जलाने के लिए कौन काम करेगा, ऑक्सीजन। तो जो प्रकृति ने जो सिस्टम बनाया है वो ऐसे इस तरीके से बनाया है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई है, किसके माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से, और आपकी बॉडी में हाइड्रोजन की सप्लाई है किसके माध्यम से, खाने के माध्यम से, फूड के माध्यम से। कैसे, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन कहाँ से आई, और ऑक्सीजन आएगी आपकी रेस्पिरेशन से, ब्रीथिंग से। तो यहाँ से इसमें जब ये कहाँ, इसमें CO2 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो गया इसमें, तो ये CO2 कहाँ जाएगा, ये CO2 फिर से जब दोबारा आएगा तो ये कहाँ, इसके पास छोड़ दिया जाएगा, किसके, फेफड़ों के पास में। और जब आप सांस बाहर फेंकते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना कहाँ से आया, वो ग्लूकोज के जलने से आया। और ग्लूकोज कहाँ जल रहा है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पे, और इसको अलग कर देगा ये, और इसको जल के क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, और यहाँ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये H2O यानी कि पानी बना देगी, H2O पानी यानी कि वाटर, और दूसरा क्या बनेगा इसमें, दूसरा बनेगा एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, फिर भी इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा तब जब। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो Hb है, आयरन का कितना बड़ा रोल है। अगर यहाँ से मैं H हटा दूँ तो ये क्रिया ही नहीं करेगी। तो आपकी बॉडी में आयरन मिनरल्स का इतना बड़ा योगदान है कि पूरा मेटाबॉलिक रेगुलेटर को अकेला कंट्रोल करता है, अर्थात उसमें बहुत बड़ी भूमिका रखता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे देखिए, आयरन हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा है, वो मैंने आपको बता दिया। एक प्रोटीन जो फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, बिल्कुल वही बात कही गई है। और मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, बिल्कुल वही। आयरन कोशिका वृद्धि, विकास और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। भाई कोशिका वृद्धि कब होगी, जब उस तक न्यूट्रिशन जाएगा, उसमें जब क्रिया चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जलेगी, तो हाइड्रोजन जलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो काम करती रहेगी, बिल्कुल सही बात कही है। आयरन शरीर को कुछ हार्मोन और संयोजी ऊतक बनाने में भी मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है। हार्मोन और संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब ऐसे ऊतक जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि कोरिलेशन का काम करते हैं, संयोजी ऊतक बनाने में मदद करता है। और आपका कोबाल्ट क्या करता है, आरबीसी को मैच्योर करता है। आरबीसी को मैच्योर करने का मतलब है आरबीसी के विकास में ये बहुत सहायक होता है। तो आपने आयरन और कोबाल्ट भी देख लिया। अब देखो आगे अगला, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या काम है हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम एक खनिज पदार्थ है, बिल्कुल
जो प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है और इसे अन्य उत्पादों में मिलाया जाता है, सामान्य बात है। ठीक है, देखो यह आहार अनुपूरक के रूप में भी उपलब्ध है। जितने भी मिनरल्स हैं वो आहार अनुपूरक के रूप का मतलब होता है कि आहार में मिला के खाए जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ दवाओं में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो दवाओं के रूप में लेते हैं। यह आपके शरीर को मांसपेशियों और तंत्रिका कार्यों, रक्त की शर्करा का जो स्तर है और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन? मैग्नीशियम। ये बात ध्यान रखनी है। किसके लिए? शरीर में मांसपेशी, मसल। दूसरा, नर्वस सिस्टम के कुछ कार्य है। शर्करा, शर्करा का मतलब है जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल होता है उसको। और रक्तचाप का मतलब क्या है? आपका ब्लड प्रेशर। जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है, उसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। यह आपके शरीर को प्रोटीन, हड्डी और डीएनए बनाने में भी मदद करता है। भाई डीएनए में तो डायरेक्ट ही पाया जाता है मैग्नीशियम, सीधा। ठीक है, और हड्डी में भी मैग्नीशियम, मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम और फास्फोरस का मैट्रिक्स बनता है। ये आपकी हड्डी है तो ये मैग्नीशियम है और ये फास्फोरस है और ये बीच में कैल्शियम भरा हुआ है। ये बात मैंने कई बार बताई आपको। और प्रोटीन बनाने का मतलब क्या? प्रोटीन में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अर्थात आपकी बॉडी में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। तो आपके जो मल्टीविटामिन्स होते हैं और आपके जो टैबलेट्स होती है मल्टीविटामिन्स प्लस मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, तो उसमें मैग्नीशियम जरूर पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए फास्फोरस का क्या काम है। वही हड्डियों के मैट्रिक्स के लिए है, मैंने अभी बताया था। हाँ चलो ये तो ठीक है, आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, वही मैंने अभी बताया मैट्रिक्स में होता है इसका। यह रक्त वाहिकाओं, जो आपकी वेन और आर्टरी है, जो आपकी वेन और आर्टरी और मांसपेशी यानी कि मसल को काम करने में मदद करता है। आपकी वेन्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। फास्फोरस प्राकृतिक रूप से प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों, यानी कि जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, उनमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे मांस में, मुर्गा पालन, मछली, है ना, बीन्स, डेयरी उत्पादों में आदि में, नट्स का मतलब अखरोट वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, उनमें। अब देखो फास्फोरस कई खाद्य प्रसंस्करण पदार्थों में भी मिलाया जाता है। इसको जरूर याद रखना है, ये लास्ट वाला बिल्कुल जरूर याद रखना है। ये तो आपकी किससे, हेल्थ से संबंधित होंगे सारे, लेकिन ये हेल्थ से हट के है। ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है कि फास्फोरस कई किसमें, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में, यानी कि खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत करने के लिए, उन्हें यानी कि ऐसे के ऐसे ही बनाए रखने के लिए, बहुत दिन तक ताज़ा रखने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस मिलाया जाता है। आगे देखते हैं, फास्फोरस पढ़ लिया। पोटेशियम देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स है। पोटेशियम देखिए, आपकी कोशिका मतलब शैल, तंत्रिकाओं यानी कि नर्व और मसल, देख लीजिए, मसल को ठीक करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक से काम करने के लिए, यानी कि आपकी जो मसल है, सेल है, नर्व है और आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसको सही रखने के लिए, सही से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पोटेशियम की ज़रूरत होती है। और क्या काम है इसका? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी, हृदय की गति, ठीक है ना, हार्ट बीट कहते हैं जिसको, हृदय की गति। कोशिकाओं में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, देखिए कोशिकाओं में पानी की मात्रा का मतलब है कि उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे, अर्थात जितने वाटर की ज़रूरत है उतना बना रहता है। उसकी जो बाहरी वाल है, शेल वॉल, वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। तो उसमें जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, तो पानी की कमी हो जाती है बहुत तेज़ी से, क्योंकि पानी बाहर निकलने लगता है। तो ये जो आपके पोटेशियम वगैरह हैं, ये कोशिका को पानी की पूर्ति करने में बहुत ही हेल्प करता है।
आपका जो ORS का घोल होता है उसमें पोटेशियम होता है। किस लिए? क्योंकि आप देखेंगे तुरंत पानी पिएंगे आप और उसमें साल्ट वगैरह होते हैं, शुगर का मतलब है उसमें चीनी वगैरह होती है, उसको पीने के बाद में फिर से एनर्जेटिक फील करता है व्यक्ति, यानी कि डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन में बदल देता है। तो उसमें पोटेशियम का भी बड़ा रोल होता है। तो बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, कोशिका को, स्पेशली कोशिका को, मतलब बॉडी का मतलब कोशिका ही होती है, क्योंकि बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है। यह पाचन में भी मदद करता है। किसमें? डाइजेशन में भी मदद करता है। ये किसमें मदद करता है? डाइजेशन में भी मदद करता है। उनकी देखो ज़्यादातर लोगों को उनकी ज़रूरतों का सारा पोटेशियम उनके खाने पीने से मिल जाता है। बिल्कुल, ये बाहर से तभी लेना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो, पानी डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाए बॉडी में, तब लेना पड़ता है। ये भी आहार अनुपूरक के रूप में उपलब्ध है, यानी कि आहार के साथ में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे सेलेनियम। ये है आपका सेलेनियम। अच्छा, इसका ऊपर टाइटल डालना भूल गया मैं इसका, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे, सेलेनियम। देखो सेलेनियम भी एक खनिज पदार्थ है। इसकी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है, सभी की जरूरत पड़ती है। देखो मेन काम क्या है इसका? प्रजनन में, थायराइड फंक्शन में और DNA के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 3 प्रजनन, यानी कि जो आपकी प्रजनन क्षमता है उसको ये बना के रखता है, उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। थायराइड फंक्शन, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है जो गर्दन में पाई जाती है, आयोडीन बढ़ा देना भी उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है वो। तो उस फंक्शन में भी किसका? सेलेनियम का यूज जरूरी है। और DNA उत्पादन के लिए, यानी DNA उत्पादन का मतलब है कि DNA के जो फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत जरूरी होता है क्या? सेलेनियम। यह शरीर को मुक्त कण का मतलब क्या होता है? फ्री सब्सटेंस जो होते हैं बॉडी में, फ्री सब्सटेंस। और ये फ्री सब्सटेंस क्या करते हैं? अस्थिर परमाणु या अणु जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। देख लिया, आपको बुढ़ापा क्यों आता है? ये फ्री जो पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में, ये आपकी जो सेल्स हैं और इन सेल के अंदर क्या फ्री पार्टिकल्स बनने लगते हैं, यानी कि डेड सेल भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो उसी के कारण आपको धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। यही एजिंग, जब मैं आपको एजिंग पढ़ाऊंगा, यानी कि बुढ़ापा पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तब बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी आप इसको इतना समझिए, यह जो मुक्त कण का मतलब जो फ्री पार्टिकल हैं वे क्या करते हैं? जो कोशिका को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और संक्रमण से होने वाले नुकसान में को बचाने में मदद करता है। देखिए इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि आपको बूढ़ा होने से बचाएगा। क्या करेगा? बूढ़ा होने से। देखो बूढ़ा होने से तो कोई नहीं बचा सकता, बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। जिसने जन्म ले लिया वो धीरे धीरे एक दिन बूढ़ा होकर ही मृत्यु तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उसकी स्पीड को कम कर देता है। आपकी बॉडी शाइन चमकेगी और देखने में सही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत सा होगा 40-50 के आसपास में जाके बहुत बूढ़े लगने लगते हैं। तो अगर आप जो मिनरल्स होते हैं इनको सही डाइट के साथ में और एक बैलेंस रूप में लेते रहें, तो क्या ये जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं बॉडी में, जो बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो आपकी तंत्रिका तंत्र को और आपकी शैल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ये इनकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे झाइयाँ आ जाती हैं और थकान सी रहने लगती है, शरीर बूढ़ा बूढ़ा लगने लगता है जल्दी, तो डॉक्टर क्या करते हैं? मल्टी वाइटामिन्स देंगे, मल्टी मिनरल्स देंगे, आपको डाइट अच्छी देंगे। कारण क्योंकि बॉडी में इनकी पूर्ति होगी। तो ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है, और फ्री रेडिकल ख़त्म हुए तो आप फिर से चमकने लगते हैं। ठीक है, तो सेलेनियम कई खाद्य पदार्थ जैसे उनमें मौजूद होता है, और कभी कभी इसे अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात है। और ये अनुपूरक के रूप में काम करता है। ठीक, सबसे इसका मेन सबसे क्या? फ्री सब्सटेंस को कम करना, बुढ़ापे की स्पीड को कम करना, अर्थात जो फ्री रेडिकल पदार्थ, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलिए, एजिंग पढ़ेंगे तब बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको देखना। जिंक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स है बॉडी में। जिंक, देखिए इसका काम क्या है जिंक का। जिंक एक खनिज है जिसकी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, और पूरे शरीर की कोशिकाओं में, सेल में ये पाया जाता है। जिंक कहाँ पाया जाता है? सेल में उपस्थित होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है जो एंटीबॉडी होती है आपकी,
एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी सिस्टम, हमलावर बैक्टीरिया, हमलावर बैक्टीरिया का मतलब है एंटीजन, एंटीजन, और वायरस से लड़ने में मदद कर रहा है। वायरस भी क्या है, एक एंटीजन ही है। वायरस भी क्या है, एंटी। देखो जो चीज़ बाहर से दी जाती है वो एंटीजन है, और जो अंदर है वो एंटीबॉडी है। तो बाहर से जो अटैक होगा वो भी एक तरीके का एंटीजन ही होता है, तो उसमें मदद करता है। तो इसका मेन काम क्या है, आपकी एंटीबॉडी को मजबूत रखने का। शरीर को प्रोटीन और डीएनए, शरीर को प्रोटीन और डीएनए सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि शरीर में जो आपका प्रोटीन है, डीएनए है, और कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री जो है उसको बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत है, जिंक की जरूरत होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस है। आपके हर मल्टीविटामिन्स, हर मल्टी मिनरल्स की जो टैबलेट होती हैं सब में जिंक मिलेगा। और देखिए यहाँ तक कि बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स का एक कैप्सूल जो आते हैं वे जिन्हें आप बीकासूल के रूप में भी जानते हैं, तो उनमें भी जिंक आता है, बी कॉम्प्लेक्स प्लस जिंक के रूप में। क्योंकि ये किसके लिए जरूरी है, आपकी सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, देखिए गर्भावस्था के दौरान, शैशवावस्था के दौरान, बचपन के दौरान शरीर को ठीक करने से बढ़ाने और विकसित होने के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। देखो सारी चीज़ लिखी गई है। जिंक घावों को भरने में भी बहुत मदद करता है। स्वाद और गंध की क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाद और गंध की जो क्षमता होती है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है और जो सूंघने की क्षमता होती है, ये सूंघने की क्षमता कहाँ से आती है, बुद्धि, दिमाग से आती है। जो आपका सूंघने का जो एरिया है ब्रेन में, वहाँ से सूंघा जाता है। गंध वहीं से तो पता चलती है कि किस प्रकार की गंध है। अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर आपको गंध आनी बंद हो जाएगी। गंध आपके नाक से नहीं आती। नाक तो एक क्या है, नाक यहाँ से सिग्नल भेजता है, यहाँ गया सिग्नल भेज दिया आगे, तो ब्रेन उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर सिग्नल भेज के आपको बताता है कि ये चीज़ है। ठीक, तो स्वाद का और गंध का पता लगा। गंध वाला सिस्टम जो होता है वो कुत्तों में और इनमें सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है उनका ब्रेन। अब देखिए आगे, टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसे कहते हैं, टेबल साल्ट सिंपल वाला साल्ट है जो आपके घरों में यूज होता है, उसी को टेबल साल्ट कहते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, टेबल साल्ट सोडियम और क्लोराइड यानी सोडियम और क्लोरीन का एक कंपाउंड है। यानी कि नमक का तकनीकी नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, देखो डिहाइड्रेशन में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तंत्रिकाओं को सही काम करने के लिए और मसल को सही काम करने के लिए मदद करता है। आपके शरीर में तरल पदार्थों का सही संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये मददगार होता है। मेरी तरफ से एक और लिख लीजिए, डिहाइड्रेशन के लिए बॉडी में बहुत ही मददगार काम करता है। लेकिन देखिए अगर लीवर संबंधी कोई बीमारी हो जाए बॉडी में, या ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाए, तो तब साल्ट कम कर देना चाहिए। वैसे साल्ट कम ही खाना चाहिए। एक्सेस साल्ट खाओगे आप तो जल्दी बीमार हो जाओगे। ठीक है, एक्सेस साल्ट क्या करता है, फिर पानी का जो डिहाइड्रेशन है, रिहाइड्रेशन सिस्टम है, उसको डिहाइड्रेशन में बदल देता है। ठीक है, तो ये हो गया नमक, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसको एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, शरीर के तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइसिस खनिज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस खनिजों का एक ग्रुप कह सकते हैं आप। तो अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइसिस कम है तो आपकी ताकत लगाने की क्षमता और चक्कर आना, इलेक्ट्रोलाइसिस की कमी सबसे ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में। जब मई जून का महीना पड़ता है और आप खेतों में काम करने जाते हैं, या सड़क पे आप बाइक से जा रहे हैं, या आपको कहीं शहर में ज़्यादा घूमना पड़ गया पैदल, या गर्मी में ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी से विटामिन सी की कमी होने लगती है। क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, जैसे पानी के साथ घुलनशील होता है, तो पानी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक तो विटामिन सी की कमी हो गई सीधे सीधे। दूसरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं ये कम हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ निकल जाते हैं। और पानी के साथ निकलते ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो फेल होने लगता है, और आपको चक्कर आने लगेंगे आपको। ठीक है, और आपकी सेल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो इसमें कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कौन सा होता है, Na, ठीक है, K पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और आपका क्लोराइड हो गया। हाँ, तो यही तो होते हैं आपके
कौन कौन से, क्लोराइड हो गया। तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जो लोग जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में खासकर। क्योंकि अगर आपकी बॉडी कितनी ही हैवी हो और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की कमी हो जाए तो आप थोड़ी सी ताकत लगाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, तुरंत गिर पड़ेंगे। कभी आप देखते होंगे कि जिमों में ऐसा होता है, किसी ने बहुत ज़्यादा वजन उठाया और उसको एकदम चक्कर आ गई। अगर उनकी बॉडी में प्रॉपर पानी की आपूर्ति और इलेक्ट्रोलाइसिस सही है तो फिर उनको ये समस्या नहीं होती। इसलिए उनको क्या खिलाया जाता है, फिर से पानी और इलेक्ट्रोलाइसिस पिलाया जाता है। जैसे मान लिया वो गिर गया वजन उठाते उठाते, तो उसको पानी इलेक्ट्रोलाइसिस पिलाया जाता है। ठीक है, तो जब मेहनत करें आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइसिस की कमी होनी ही नहीं चाहिए बॉडी में। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है सीधा एंटी, और ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडेशन को कम करना, यानी कि जो बॉडी की ऑक्सीडेशन की क्रिया है उसको कम करता है, यानी जो फ्री पार्टिकल है बॉडी में उनको बनने से रोकता है, उनको बनने से रोकता है और बुढ़ापे को जल्दी आने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट का ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी रोक देगा, बीमारी नहीं रोक सकता ये केवल आपकी सेल को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, और जो सेल डैमेज होती हैं, जो डेड सेल होती हैं, फ्री पार्टिकल होते हैं, उनको कम करता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ जो कुछ प्रकार की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं उन्हें रोकने का काम करता है या उन्हें विलंबित करता है। विलंबित करने का मतलब है, देखो आपकी बॉडी में जो कोशिका है वो तो खत्म होनी ही है, लेकिन मान लिया उसे खत्म होने में 10 दिन लग रहे हैं और उसे खत्म होने में आप अच्छा न्यूट्रिशन ले, खत्म होने में उसे 20 दिन लगे, तो सिंपल सी बात है आपकी एज बढ़ जाएगी, ग्रो करेगी। उदाहरण में कैसे, बीटा कैरोटीन, बिल्कुल बीटा कैरोटीन, दूसरा ल्यूटीन, तीसरा लाइकोपिन, सेलेनियम, विटामिन सी और ई शामिल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट में। आप एंटीऑक्सीडेंट के जो कैप्सूल होते हैं उनमें देखना बीटा कैरोटीन मिलेगा आपको, ल्यूसिन मिलेगा, लाइकोपिन जरूर मिलता है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है लाइकोपिन, नर्वस के यानी कि ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम है आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में, उसके लिए लाइकोपिन अच्छा होता है। सेलेनियम भी बहुत अच्छा है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। सेलेनियम में क्या होता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी आपकी जो सेल में फ्री पार्टिकल, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा बनने से रोकता है, तो इसी से बुढ़ापा लेट आता है। विटामिन सी का इसमें बड़ा रोल है, विटामिन सी का वैसे बहुत बड़ा रोल है आपकी एजिंग को कम करने के लिए, ठीक है, और ई का भी अच्छा खासा रोल है। तो देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, फलों में, सब्जियों में, खाद्य पदार्थों में, वे आहार अनुपूरक होते हैं, ये सही बात है। अधिकांश शोधों से पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट खुराक की जो खुराक होती है वो बीमारियों को रोकने में मददगार नहीं है। आपकी बॉडी को अगर बुखार आ रहा है, डेंगू हो गया, वायरल हो गया और मलेरिया हुआ या कोई और अन्य कोई बीमारी हो जाए, तो उन्हें नहीं रोक सकते एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, केवल आपकी बॉडी में जो फ्री पार्टिकल्स हैं, फ्री रेडिकल पार्टिकल जो होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं, अर्थात आपकी स्किन को और आपके जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को उसे अच्छा रखने का काम करते हैं। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं इन्हें। अब देखिए, अब ये एंटीऑक्सीडेंट के खाने में, देखिए खाने में क्या, जो आपकी ग्रीन टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्लैक टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर, पानी, देखिए पानी कोई मिनरल्स नहीं है, लेकिन हाँ पानी में मिनरल्स होते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि आपकी जो वाटर है, पानी है, उसमें से सारे मिनरल्स मैं ख़त्म कर दूँ और फिर पानी पिए, तो फिर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा तुरंत पानी, और आपको प्यास लगती चली जाएगी और पानी पीते चले जाएंगे और प्यास ख़त्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन, सेल तक पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है डिहाइड्रेशन की क्रिया से, और सेल से वापस आने लगा, क्योंकि सेल में कौन उपस्थित है, मिनरल्स उपस्थित हैं, और आप बिल्कुल शुद्ध पानी पीजिए तो प्रकृति बैलेंस करती है, तो वहाँ से अशुद्धता किस तरफ आने लगेगी, शुद्ध पानी की तरफ, तो आपकी जो सेल्स हैं उसके मिनरल्स कम हो जाएंगे, और आपकी सेल कहाँ, चाहे स्किन की सेल हो चाहे ऑर्गन की सेल हो, और आपके ऑर्गन सिकुड़ने लगते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत बड़े स्तर पर आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पानी अपने आप में एक खुद
हम भले ही से मिनरल्स में ना रखें ये, लेकिन एक न्यूट्रिशन यानी पोषण के रूप में काम करता है। ठीक है, जितने मैंने आपको मिनरल्स पढ़ाए उनमें से कुछ मिनरल्स पानी में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी कहाँ से, धरती से तो निकलता है, और आपका जो मिट्टी है उसी में सब मिनरल्स पाए जाते हैं, तो पानी में भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसे किससे निकालते हैं? टोटल डिजोल्व सॉल्यूशन से। टोटल डिजोल्व सॉल्यूशन TDS से पता चलता है कि आपके पानी में कितने मिनरल्स हैं। अगर मिनरल्स का एक लिमिट्स होती है, मान लिया इसमें आयरन, देखो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है। जैसे लेड है, लेड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेड आवश्यक नहीं है, लेकिन लेड इतना भी ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा हो और आप लेड पीते चले जाएं और आपको बीमार कर देगा। लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए, अर्थात एक इसकी लिमिट होनी चाहिए कि TDS कितना होना चाहिए। ठीक है, कुछ संस्थाएं कहती हैं कि 500 से 600 700 तक TDS सही रहता है, कुछ कहते हैं 300 से 500 तक सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रेंज में पानी पीते रहिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। 500-600 तक कोई समस्या नहीं है। ना तो आपका 300 से कम होना चाहिए ज़्यादा, और ना ही फिर इससे 600 से ऊपर होना चाहिए। इसी TDS से पता चलता है कि भारत में जो हमने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स, मैं आपको पढ़ाता हूँ पॉलिटी में या इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाएंगे, तो फ्रीडम फ्रॉम मिनिमम वांट्स का मतलब है न्यूनतम आवश्यक ज़रूरतों से मुक्ति। तो उसमें शुद्ध पेयजल भी है। अगर भारत में गांव-गांव में जाकर पानी का TDS चेक करवाने लगे तो किसी गांव का पानी कोई पास नहीं होने वाला, क्योंकि TDS की मात्रा सब जगह बहुत हैवी लेवल पे मिलती है। इसलिए आप देखोगे गांव-गांव में, शहरों में RO लगे हुए हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि RO बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, RO लगवानी चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपका जो पानी का जो TDS है उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें क्लोरीन इसलिए डाली जाती है कि जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्टेंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपकी बॉडी को कम से कम हार्म हो, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। तो देखो, पानी यह भी एक अकार्बनिक पोषक तत्व है, बिल्कुल यहाँ से ध्यान दीजिए, लेकिन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शरीर में सभी जैव रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती हैं? जलीय माध्यम में होती हैं। भाई आपकी बॉडी में अधिकतर पार्ट किसका? पानी का ही है। ये हाथ क्या है? इसे पानी है। इसका मैं सारा पानी सोख दूं तो कैसा हो जाएगा? ये सूखा हुआ अंगूर की तरह, बिल्कुल हड्डी ऐसी हो जाएंगी चुट के। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में पानी की प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो स्किन है, उसमें प्रॉपर पानी होना चाहिए, तभी आपके, यानी कि पानी को होल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करते हैं। जैसे है कुछ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो फैशनेबल क्रीम जो होती हैं, प्रसाधन के जो क्रीम होती हैं, उनको आप ऐसे लगाएंगे तो वो आपकी जो स्किन है उसके आसपास में वाटर को होल्ड करना शुरू कर देगी, और जैसे ही वाटर होल्ड होना शुरू होगा तो आपकी स्किन चमकने लगती है। यही तो करते हैं कुछ ऐसी जो क्रीम होती हैं, जो फैशन की जो क्रीम होती है, यानी कि सौंदर्य की जो क्रीम होती है, वो तुरंत यही काम करती है, 2-4 दिन में पानी होल्ड करना शुरू कर देंगी और आपका चेहरा चमकना हो जाता है। अब आप जैसे उसे लगाना बंद कर देंगे तो वो फिर क्या करेगा? फिर से पानी होल्ड होना बंद हो जाएगा और फिर से आपका चेहरा फिर से वहीं आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है आप न्यूट्रिशन ऐसे खाइए जो ऑटोमेटिक ही आपके ऑर्गन में पानी की पूर्ति रखें, तो फिर आपको अलग से कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि चेहरे पर या बॉडी पर लगाइए नहीं, बल्कि खाइए, जिससे अंदर से ही चीज़ें स्वस्थ होकर आएँ। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, हाइलुरोनिक एसिड आता है बहुत सारी क्रीमों में, तो वो क्या करते हैं? हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है आपकी बॉडी में या स्किन में, जहाँ भी आप उसका यूज़ करेंगे उसमें स्किन में वो वाटर होल्ड करने का काम करता है, और वाटर होल्ड करने से क्या होता है? स्किन चमकने लगती है। ठीक है, साफ चेहरा दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या है? और इसी के साथ साथ क्या है? आपके हार्मोन है, एंजाइम है, नर्वस सिस्टम है, आपका लीवर है, किडनी है, आपका जो पित्त रस है, सब में क्या मिलता है? पानी मिलता है। अगर आपकी मसल से पानी बाहर निकलने लग जाए तो मसल छोटी होती चली जाएंगी और एक दिन मसल डैमेज हो जाएगी। ऐसे किसी भी ऑर्गन में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त होने लगेगा। तो बॉडी में आप देखते हो गर्मियों में 1 घंटे के लिए अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो ग्लूकोज लगानी पड़ जाती है डॉक्टरों को, कारण कि ग्लूकोज में क्या होता है? वो आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है और फिर से आपकी बॉडी में जो जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब किस में होती हैं? पानी में होती हैं। तो पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए। जो अभी तक पढ़ा है हमने, कार्ब, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, इनका मतलब तभी है जब पानी की प्रॉपर सप्लाई है। अगर पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं है तो फिर बॉडी
में कितना ही मिनरल्स ले लीजिए, कितने ही वाइटामिन्स ले लीजिए, कोई काम नहीं करने वाला। ठीक, तो पानी यानी कि बॉडी में जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है, यहाँ तक कि आप जो देख पा रहे हैं, अगर आपकी आंखों में से पानी निकल जाए, आपकी जो ये ऑर्गन है, आंखें जो हैं आपकी आइज़ हैं, इनमें सप्लाई कम हो जाए, तब आप देख भी नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आपका ब्रेन काम नहीं कर सकता, आपकी जो जीभ ये बात कर रही है ये काम नहीं कर सकती। सेल में से पानी निकल जाएगा तो सेल के फंक्शन काम नहीं करेंगे। अर्थात बॉडी में होने वाली प्रत्येक रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया, पानी के लिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पानी, वाटर जिम्मेदार होता है। आपके हार्मोन वो कम हो जाएंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे, एंजाइम सब क्या होता है, सब पानी से ही तो चलते हैं। तो ये सब क्या है? ब्लड, ब्लड में से पानी कम हो जाएगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और हार्ट एक सीमा तक ही ताकत लगा सकता है, फिर फेल हो जाएगा। अगर उसे बहुत दिन तक ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो काम करना ही बंद कर देगा एक सीमा के बाद। तो इसलिए पानी की प्रॉपर आपूर्ति रखनी चाहिए। पानी के बिना कुछ नहीं है, पानी बिन सब सून, है ना। पानी गए ना उभरे पानी वो रहीमदास जी का जो दोहा है वो। और इसकी कमी से जैव रासायनिक क्रियाएं पूरी नहीं हो पाती, यानी कि अगर ये नहीं है तो जैव रासायनिक क्रियाएं पूरी नहीं होगी। जैसे हार्मोन, एंजाइम सभी अनुकूल नहीं रहते, शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते और अंग खराब हो जाते हैं। अर्थात पानी की कमी से अंग खराब हो जाते हैं। बॉडी का हर अंग पानी से ही चलता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा एक्सिस पानी पीने लगो, नहीं, डरना नहीं है, एक बैलेंस पानी पीते रहो, समस्या कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई मुझे लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे।